दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EIT स्किल के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मेरा अगला जो वीडियो है वो भी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक वाले जो हमारा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, जो कि सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चों के लिए होता है, उस पर ही आधारित है। और ये इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ और फिर भी और बना के डाले जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है और इसमें कई चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं तो फिर आपका सवाल गलत भी हो सकता है। तो मैंने अभी ये जो चित्र आज बनाने जा रहा हूँ वो मैंने स्टूडेंट्स को दिया था। इस समय मेरे पास जो है गवर्नमेंट ITI अलवर के टूल एंड डाई ट्रेड के, जो कि पूरे राजस्थान में एक ही यूनिट है अलवर के अंदर, उसके स्टूडेंट मेरे पास खड़े हैं जूनियर के। उनको मैंने चित्र बनाने को दिया था, लेकिन उनने जो गलतियाँ की उसको ही करेक्ट करते हुए मैं यहाँ समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए कि आमतौर पे आप क्या गलतियाँ करते हो, जिससे कि आप आगे जब भी चित्र बनाओ तो इस चीज़ का ध्यान रख सको। तो चित्र हमारा ये दे रखा है, इसको बनाने के लिए मैंने स्टूडेंट्स को दिया था और इसके जवाब में लड़के जो है कुछ इस तरह का चित्र बना के लाए हैं, जो कि गलत हो गया है। और मैंने स्टूडेंट से ये कहा कि अगर आप इस तरह का चित्र वहाँ एग्ज़ाम में बना के आ रहे हो तो आप पूरी तरह से फेल हो जाओगे। तो इसमें क्या है, बेसिक चीज़ें उन बच्चों को समझ में आई नहीं, इसलिए उनने ये गलतियाँ कर दी। तो मैं लास्ट में फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या बनना चाहिए था और बच्चे ने क्या बनाया है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ जा कर के बड़ी हो जाती है। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं जो मेरे समझाने का तरीका है उसके अंदर मैं इस वाले क्वेश्चन को 6 इजी स्टेप में पहले कन्वर्ट करता हूँ या समझाता हूँ, और ये कहता हूँ कि जब भी आप शीट पे चित्र बनाना शुरू करो, एग्ज़ाम में हो चाहे घर पे बना रहे हो, तो आप वो 6 स्टेप को अब अपने छोटे रूप में शीट के एक साइड में लिख लें, जिससे कि आपकी गलतियाँ नहीं हो। और अगर वो आप स्टेप लिख लोगे तो आपको एक एक स्टेप भी याद रहेगा कि हमको करना क्या है। तो हम शुरुआत से फिर से मैं दोबारा से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इस समय कोविड काल के अंदर जो स्टूडेंट आधी क्लासें आ रही हैं, उसकी वजह से एक क्लास में आधे बच्चे आते हैं, दूसरी क्लास में फिर आधे बच्चे आते हैं, तो वो चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन या व्यू, जो कि हमारा फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में होता है। और फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में किसी भी उसमें चित्र बनाए तो हमारे को वस्तु को जो आइसोमेट्रिक व्यू में होता है उसको 3 तरफ से देख करके चित्र बनाना पड़ता है। उसके अंदर पहला होता है कि सामने से देख करके जो चित्र बनता है उसको हम फ्रंट व्यू या एलिवेशन कहते हैं। ऊपर से देख करके जो चित्र बनता है उसको प्लान या टॉप व्यू कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा, और जो तीसरा चित्र होता है जो राइट हैंड साइड से देखने पर बनता है उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड व्यू। और लेफ्ट हैंड साइड से देख करके जो बनता है चित्र उसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहते हैं। अब डिसाइड ये करना पड़ता है कि हमको राइट हैंड साइड व्यू या लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा किधर, वो एक अलग बात है। तो हमारे 3 चित्र हो गए, एक सामने से देख करके फ्रंट, ऊपर से देख करके टॉप या प्लान, और तीसरा हो गया साइड व्यू। इसके बाद हम जब फर्स्ट एंगल में बनाएंगे, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल 2 चीज़ें होती हैं, उसमें अगर आप दोनों चीज़ें याद करोगे तो आप दोनों ही चीज़ भूल जाओगे। जनरली ये ऐसा 99% लोगों के साथ होता है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप एक याद करो, और अगर फर्स्ट एंगल याद कर रहे हो तो थर्ड एंगल उसका उल्टा है, तो आपको थर्ड एंगल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो उसका उल्टा होता है। तो हम यहाँ पे केवल फर्स्ट एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समझा दूंगा। तो फर्स्ट एंगल अगर आपको क्लियर हो गया तो आप थर्ड एंगल आराम से फिर कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें एक छोटा सा सूत्र लगता है, वो सूत्र है ये वाला, सिंपल सूत्र है, इसको याद समझ लोगे तो फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो कोई सा भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंगल का जब भी चित्र बनाते हैं तो उसके अंदर हमको उसका जो सिद्धांत है वो हमको याद रहना चाहिए। और सिद्धांत क्या है कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है वस्तु का चित्र देखने वाले यानी ऑब्जर्वर के विपरीत दिशा में बनता है। अब यहाँ विपरीत शब्द को मैंने हाईलाइट कर रखा है। विपरीत का मतलब हो गया जिधर से देखेंगे, यानी कि ऊपर से देखें तो नीचे चित्र बनेगा, राइट से देखेंगे लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में बनेगा। और इसमें मुख्य जो चित्र होता है वो हमारा होता है फ्रंट का। तो इसके अंदर हम सिद्धांत लगाएंगे और समझते चले जाएंगे। तो इसके अंदर याद रखने के लिए आप सिर्फ प्लान को समझ लो कि प्लान हमारा ऊपर से देख के बनता है तो कहाँ बनेगा। तो चूंकि प्लान हमारा ऊपर से देख करके बनता है और इसके अंदर हम जब फर्स्ट एंगल का सिद्धांत लगाएंगे जो कि विपरीत दिशा में बनाने के लिए कहता है, तो हमारा ऊपर से देखने पर नीचे चित्र बनेगा और वो हमारा फ्रंट के ठीक नीचे बनेगा। क्लियर हो गई बात।
उसके बाद जब हम साइड व्यू के बारे में चर्चा करते हैं तो साइड व्यू में हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा साइड व्यू बनेगा कौन सा। तो अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको कि जो आपका सवाल आएगा वो इस तरह से आएगा कि दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक में तीनों व्यू बनाइए, फ्रंट प्लान और साइड व्यू। उसमें या तो हो सकता है कि ये ऐसा तीर लगा मिले या यहाँ पे फ्रंट लिखा हो सकता है, साइड भी लिखा हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ पे तीर जरूर आएगा, और तीर का मतलब ये है कि हमको यहाँ से इसको फ्रंट मानना है। तो अगर इसको हम यहाँ से फ्रंट मानते हैं, पहली कंडीशन हमारी फ्रंट मानने की, तो फ्रंट अगर यहाँ से मानेंगे तो हमारे में एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है। तो उस कंडीशन में ये हमारा राइट हैंड हो गया और ये ग्रीन पेन हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। क्लियर हो गई बात? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि राइट दो ही हमारे हाथ होते हैं, एक तो राइट होता है एक लेफ्ट होता है। तो ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब जब हम यहाँ से फ्रंट मान रहे हैं उस कंडीशन में मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि हमको रबड़ की साइड से इसके चित्र और तल दिख रहे हैं या हमको पेन की साइड से और चित्र, पेन की साइड से दिख रहे हैं हमारे को तल, और ये वाला तल दिख रहा है, ये वाला तल दिख रहा है, और लेफ्ट से जाएंगे तो हमको कोई भी तल नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको फ्रंट यहाँ से मानने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट एंगल का सिद्धांत लगाओ, विपरीत। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो इसका विपरीत होगा राइट। तो राइट में जाकर के हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा और वो हमारे फ्रंट के राइट में जाके बनेगा। तो विपरीत का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। साथ के साथ मैं फिर समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ से हम फ्रंट माने, ग्रीन पेन की तरफ से फ्रंट, क्योंकि फ्रंट की स्थिति दो ही हो सकती हैं, या तो यहाँ से होगी या यहाँ से होगी। अगर यहाँ से हम इसका फ्रंट मानेंगे उस कंडीशन में ये जो पेंसिल है ये हमारा कौन सा साइड हो गया? राइट। और ये जो रबड़ है वो हमारा कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड। तो हमारा इस समय आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा है या राइट दिखाई दे रहा है? राइट दिखाई दे रहा है। और अगर फर्स्ट एंगल बनाएंगे तो राइट से देखने पर लेफ्ट में हमारा चित्र जा करके बनेगा, फ्रंट के लेफ्ट में। तो ये फंडे क्लियर हो गए कि हमारा फ्रंट या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा। हमारा अगर फ्रंट यहाँ से है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखेगा, अगर फ्रंट हमारा यहाँ से तो राइट हैंड साइड व्यू दिखेगा। अब बनेगा कहाँ? वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो मेरा है, जिसके अंदर मैं 6 स्टेप के अंदर पहला स्टेप है कि हमको कोई भी हमारी फर्स्ट एंगल की कंडीशन हो, फ्रंट हमेशा हमारा ऊपर बनेगा, प्लान हमारा ऊपर से देखने पर विपरीत दिशा में बनने की वजह से नीचे चला जाएगा। ये क्लियर हो गया। और हमने जो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्रंट माना है उस कंडीशन में हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड भी दिखेगा, तो राइट हैंड साइड में जा कर के बनेगा। तो उस कंडीशन में आप ये वाली कंडीशन ले सकते हो कि फ्रंट हमारा ये, प्लान हमारा ये, और लेफ्ट वाला हमारा यहाँ राइट में बन रहा है लेकिन कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो हम यहाँ पे फिर से अलग से एक बार लिख लेते हैं। ये हमने 4 खाने बनाए, फ्रंट, प्लान और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और ये खाना हमारा खाली रहेगा। यानी 4 खाने में से 3 काम में आएंगे और 1 खाली रहेगा। जो खाना खाली रहेगा उसके अंदर एक लाइन आएगी गाइडलाइन के रूप में, वो हमारी 45 डिग्री पे है। ये आपको सबको पता है। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब अगर इसमें थर्ड एंगल के बारे में समझना चाहो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज ना होना। कि वस्तु को थर्ड एंगल के अंदर वस्तु को जिधर से देखा जाता है वस्तु का चित्र या छाया देखने वाले की तरफ ही बनता है। यानी कि राइट से देखेंगे राइट में बनेगा, लेफ्ट से देखेंगे लेफ्ट में बनेगा, और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर बनेगा। अब जब ऊपर से देखेंगे तो ऊपर बनेगा, यानी प्लान हमारा कहाँ बनेगा? फ्रंट के ठीक ऊपर चला जाएगा। उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि प्लान हमारी थर्ड एंगल में कोई सी भी पोजीशन से हम फ्रंट देखें, प्लान हमेशा ऊपर रहेगा, और राइट हैंड साइड भी हमारा राइट हैंड साइड में बनेगा फ्रंट के राइट में, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा फ्रंट के लेफ्ट साइड बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड एंगल का सिद्धांत हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा कदम है वो है सेकंड स्टेप है आइसोमेट्रिक ब्लॉक की अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात करो। ये ले लेते हैं हम। तो इस ब्लॉक को आप ये समझें कि ये ब्लॉक हमारा जो है वो इस ब्लॉक में से काट करके बना हुआ है, ये समझ लो आप। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आपका दूसरा और तीसरा स्टेप बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हम इसकी अधिकतम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखेंगे तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो ये इस चित्र को देखेंगे तो हमारी एक ये और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर भी अगर ये दोनों बराबर है तो एक लंबाई एक चौड़ाई हो सकती है। अगर इनमें अगर दोनों में अंतर है तो फिर लंबाई हमारी लंबी वाली होती है और चौड़ाई हमारी छोटी वाली होती है। तो हमारी लंबाई 75 हो गई, चौड़ाई 75 हो गई, और हाइट इसके अंदर कितनी हो गई? कहाँ दे रखी है? ये वाली दे रखी है।
ये वाली, ये हाइट देखो। तो यानी कि 3 जो डायमेंशन है हमारी वो हो गई 75 बाई 75 बाई 45। क्लियर। अब हम इस वस्तु को इधर से देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो हमारे आइसोमेट्रिक ब्लॉक होता है, जब आइसोमेट्रिक व्यू में रख करके वस्तु को देखा जाता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमको तीनों डायमेंशन एक ही चित्र में दिखाई दे जाती है। लेकिन जब ऑर्थोग्राफिक में बनाते हैं तो हमारे को एक व्यू के अंदर केवल 2 ही डायमेंशन दिखती हैं। तो यहाँ पर हम अगर इस वस्तु को यहाँ से देखते हैं तो ये मान लीजिए हमने इसको लंबाई मान लिया, इसको हमने चौड़ाई मान लिया और इसको हमने ऊंचाई मान लिया। तो हम जब यहाँ से इसको फ्रंट देखेंगे तो हमारे को कैसी आकृति दिख रही है? ये आयताकार या वर्गाकार। अगर दोनों डायमेंशन बराबर होगी तो वर्गाकार हो जाएगी, नहीं तो आयताकार हो जाएगी। तो ये एक तो 75 हो गई और दूसरी हमको ऊंचाई 45 दिख रही है, यानी कि 75 बाई 45 का हमको एक आयत दिखेगा फ्रंट के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 75 बाई 45 का आयत मेरे को यहाँ पे फ्रंट में दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। अब जब यहाँ से हम इसका फ्रंट मान रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? साइड व्यू। तो जब इसको साइड व्यू लेंगे तो इसके अंदर हमको क्या दिख रहा है? दोबारा से आयत दिख रहा है जो कि 75 बाई 45 का है। तो हमारा साइड भी हो गया 75 बाई 45 का। और हम जब प्लान के अंदर ऊपर से देखेंगे तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? ये 75 बाई 75 का वर्गाकार यहाँ दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 75 बाई 75 का प्लान हमको दिखाई देगा, यानी कि प्लान में हमको वर्ग एक दिखेगा। अब ये तीनों जो आयत या वर्ग हम बना रहे हैं इसका फ़ायदा क्या होगा, ये हम तीसरे स्टेप पे समझेंगे कि तीसरा स्टेप क्या है हमारा। अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई की सहायता से फ्रंट, प्लान और साइड व्यू के लिए आयत और वर्ग बनाएं। तो ये जो स्टेप है, इससे पहले हम एक स्टेप और काम में लेंगे, वो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ वो क्या है। यहाँ हम 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, यानी कि 2 पड़ी हुई लाइन और 2 खड़ी लाइन 15 mm की दूरी पर, और चारों लाइन एक दूसरे से कितने 90 डिग्री पे बनाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैं जो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें सब में ये बात कही है कि जब भी आप ड्राइंग शीट के ऊपर पहली लाइन खींचो कोई से भी क्वेश्चन के लिए, तो आपकी अगर पहली लाइन टेढ़ी हो गई तो वो चित्र आपका पूरा टेढ़ा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि हमारी पहली लाइन टेढ़ी नहीं हो। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि शुरुआत में हमारे को हल्की लाइन से ही शुरुआत करनी है। जब आपका चित्र पूरा हो जाए तब आप उसको दोबारा से गहरा कर सकते हो। शुरुआत में सारी लाइनें हमारी हल्की होंगी। तो हम जो पहली लाइन खींचेंगे उसका तरीका क्या होता है कि आपके पास सेट स्क्वायर या रोलर ड्रा जो भी है उसको आप इस शीट के साथ इस तरह से लगाएं। इसकी किनारी जो है उसके साथ आप इस तरह से इसको लगाएंगे। और रोलर ड्रा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों रोलर जो हैं, यहाँ पे जो दोनों रोलर दिख रहे हैं वो शीट के ऊपर ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका एक रोलर जो है शीट पे रह जाता है और एक रोलर आपका टेबल की सरफेस पे चला जाता है। उस कंडीशन में आपका रोलर ड्रॉ स्लिप होगा और आपकी डायमेंशन गलत हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पहली लाइन खींचेंगे, उसके लिए हम इस तरह से इसको ले करके और नीचे लाएंगे और फिर हल्की लाइन से शुरुआत करेंगे और यहाँ से 15 mm की दूरी पर इस पे हाथ पकड़ो। यहाँ पर आप ये मैंने दो तीन स्टूडेंट्स की पेंसिल मंगाई हैं और तीनों की नोक जो है आप देख रहे हैं, आपको तो शायद बारीक दिखेंगी लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल बारीक नहीं है। और मैं अभी यही बात समझा रहा था इनको कि आप जब कटर से पेंसिल को छीलते तो उसकी आपकी जो नोक होती है ये वो एकदम बारीक नहीं होती। उसके लिए आपको चाहिए ये रेगमाल जो लकड़ी को घिसने काम में आता है। आप इसको यहाँ पे इस तरह से तिरछा रख करके और जब हल्का हल्का घिसेंगे तब आप पेंसिल एकदम, और उसको घुमाते जाओ और घिसते जाओ, तब आपकी पेंसिल एकदम बारीक होगी। आप इसको चुबा करके देखोगे तो पता चलेगा। मेरे को पता चल रहा है कि एकदम बारीक हो चुकी है। क्लियर बात। और उसको करने के बाद आपके पास रेगमाल के ऊपर जो कचरा आया है उसको दूर झाड़ोगे क्योंकि उससे आपकी शीट गंदी हो सकती है। तो यहाँ पर हम
क्योंकि जो मैंने पहली लाइन खींची उसमें मज़ा नहीं आया मेरे को खींचने में। और ये अब मैं 15 mm की दूरी पे दूसरी लाइन ले रहा हूँ। और जिसको ड्राइंग ये समझ में आ गया ना उसको तो बहुत मज़ा आता है, और उसको पता नहीं चलता कि 1.5-2 घंटा 3 घंटा कैसे निकल गया। तो ये मैंने यहाँ पे 15 mm की, अब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में आपको वीडियो में तो शायद अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अब आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा शायद, बहुत बारीक सा अंतर। शार्प, ये एकदम बारीक पेंसिल होने की वजह से थोड़ी सी शार्प हो गई, ये थोड़ी सी डल रह रही है ना, पता चल रहा है इस बात का। तो आप कोई भी काम करो उसके अंदर परफेक्शन होना ही चाहिए। और लाइट एकदम, पहली जो लाइन है वो एकदम हल्की होनी चाहिए। अब हमको वर्टिकल लाइन खींचनी है, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से लेंगे, शीट की जो वर्टिकल किनारी है उसके साथ इस रोलर ड्रा को लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है इसको बनाने में, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम बढ़िया नहीं हो सकता। ये मैंने लाइन खींची है, इसके बाद मैं अब यहाँ पे फिर से 15 mm की लाइन, पेंसिल के ऊपर आप जितना प्रेशर हाथ का डालोगे उतनी गहरी या हल्की होती है। ये तरीका होता है लाइन को अच्छा बनाने का। तो आप यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ये हमने 15-15 की mm की दूरी पे चारों लाइन खींच ली, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। और हमारा एक ब्लॉक जो खाली रहेगा वो ये रहेगा। तो यहाँ पर हमको 45 डिग्री पे लाइन खींचनी है। अगर आपके पास चांदा नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर ले लो हॉरिजॉन्टल पे, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले लो वर्टिकल पे। और यहाँ पे वर्टिकल ले जाओ, ये हॉरिजॉन्टल ले जाओ, ये जो पॉइंट आया ड्राइंग के अंदर, देखो एक कला होती है काम करने का कि आपकी जो लाइन, अगर 2 लाइन कहीं भी मिल रही है तो वहाँ एक बिंदु बनेगा। उस बिंदु पे जब तक आप हल्का सा गड्ढा नहीं लगाओगे, तो जब इस लाइन पे से आप कोई लाइन खींचोगे इस बिंदु पे से, तो वो आपकी गलत हो सकती है। गड्ढा बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपका पेंसिल वहाँ रुक जानी चाहिए। और अब आप लाइन खींचे यहाँ पे, तो वो एकदम एग्जैक्ट बनेगी। तो अब ये जो हमारी लाइन है ये 45 डिग्री पे आ गई। तो समझ में आ गई, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसको ऐसे खींच दो तो 45 डिग्री पे हमारी लाइन हो गई। और अब हम याद रखने के लिए इसके अंदर, यहाँ हमारा फ्रंट बनने वाला है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर आने वाला है, और यहाँ पे हमारा प्लान आने वाला है। कच्चा लिख लेते हैं, बनाएंगे उसके बाद पक्का करके फिर करेंगे। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी। और हमने अभी यहाँ डिसाइड किया था कि फ्रंट में हमारा 75/45 का आयत बनेगा। तो हम यहाँ पर फ्रंट के लिए 75/45 का आयत बनाएंगे। तो यहाँ मैं बहुत बारीक चीज़ें फिर से बता रहा हूँ, एक बार से उसको आप समझ लो तो आगे आपके बहुत आसानी हो जाएगी, चित्र बनाने में गलतियाँ नहीं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 75। 75 का मतलब यहाँ पे 75 बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, आधा mm की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा 45 का बनेगा, 45 की हाइट के अंदर डिस्टेंस लगानी है हमें। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो मैंने यहाँ पे, अब जैसे ही मैं ये 45 की हाइट पर ये लाइन खींचने जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैं इसको इधर तो खींचूंगा ही खींचूंगा, इसको साइड में, साइड व्यू के लिए जो हमारा आयत बनने वाला है उसके लिए भी आगे लेके चला जाऊंगा, जिससे कि हमारी ये 45 जो इधर थी वो हमारे इधर भी काम में आएगी। और ऐसे ही हमने जो 75 के ऊपर ये बिंदु लगाया है, इस पर हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो रोलर ड्रॉ होने का फ़ायदा क्या है कि फटाक से सेट हो जाता है ये, और लाइन बड़ी आसानी से खिंच जाती है, क्योंकि सेट स्क्वायर को सेट करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यह हमने इसको सेट किया,
और ये इधर आए और यहाँ हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, इसको हम नीचे ले गए और ये नीचे ले जाने से क्या हुआ कि हमारी ये जो 75 की हॉरिजॉन्टल लाइन थी यहाँ पे भी हमारी 75 आ गई और ये 75 जो है हमारी यहाँ पे प्लान में काम में आने वाली है। यानी कि हमने एक ही लाइन से हमारे जो अगले जो 2 स्टेप हैं उसको आधा तो कर ही दिया। इसके बाद ये हमारा फ्रंट का आयत बन गया है। अब हमारे को यहाँ पर साइड का 75/45 का बनाना है, तो 75/45 का बनाना है। तो देखो 45 तो हमारी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, अब यहाँ पे 75 ले जाते हैं। ये वीडियो मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये 75। और जैसे आप 75 के लिए पॉइंट लगाएंगे तो आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचने वाले हैं। तो ये हमारी 75 पे वर्टिकल लाइन आएगी, इसको हम नीचे लेके जाएंगे जो 45 डिग्री वाली लाइन थी वहाँ तक, और वहाँ पर हम जहाँ पे ये 45 वाली लाइन पे मिल रही है वहाँ पे बिंदु लगा देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हम यहाँ से ऊपर से लेके आए हैं इसको हम घुमा करके 90 डिग्री पर प्लान के लिए जो हम आयत बनाने जा रहे हैं वो उसके लिए लेके जाएंगे। तो देखो आप, ये मैं ले गया। अब हमारा यहाँ प्लान का आयत ऑलरेडी बन चुका है, यानी कि हमने 2 ही आयत बनाए या वर्ग बनाए हैं। ये हमारा आयत और ये 75/75 का वर्ग ऑलरेडी प्लान के लिए बन चुका है। तो मैं हमेशा से बताता हूँ, अगर 2 चित्र आप बनाओगे और गाइडलाइन लेके जाओगे तो तीसरा चित्र आपका लगभग आपको 99% बना मिलेगा, यानी कि फ्री में बना मिलेगा। तो वही हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो हमने यहाँ पे फ्रंट के लिए आयत बना लिया, साइड के लिए आयत बना लिया और 75/75 का वर्ग ऑलरेडी हमारे को प्लान के लिए मिल गया। तो ये हमारा अभी तक हमने 3 स्टेप ले लिए। अब चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक मोबाइल के अंदर ऐप की सहायता से भी समझाऊंगा। तो चौथा स्टेप है क्या? आइसोमेट्रिक व्यू के दिखाई दे रहे सभी तलों का नामकरण करें, जो कि हम ABCD से कर सकते हैं, या फ्रंट के लिए F1 F2 F3 से कर सकते हैं, प्लान के लिए P1 P2 P3 और साइड के लिए S1 S2 S3 ले सकते हैं। यहाँ पर F का मतलब फ्रंट हो गया, यानी कि जहाँ पर हम F1 F2 लिखेंगे वो फ्रंट में दिख रही है, जहाँ पे P1 P2 P3 लिखेंगे वो प्लान में दिख रही है, जहाँ पे S1 S2 S3 लिखेंगे वो साइड में दिख रही है। और तीसरा जो मैं तरीका बताऊंगा उसके अंदर ऐप के अंदर मैं आपको कलर करके बताऊंगा, अलग अलग कलर से करके बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐप है, चाहो तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है फ़ोटो कलरिंग बुक। अब इसमें देखो यूज़ कैसे करना है। इसको यहाँ क्लिक करो और फ्रंट के लिए मैं ये जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, बस इसमें एक छोटा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि आपकी जो लाइन है उसके बीच में कहीं गैप होता है तो कलर जो है इधर से उधर फैल जाता है। तो आपने देखा यहाँ फ्रंट में पहला जो तल है उसको हमने ग्रीन कर दिया, दूसरा तल है इसको हम दूसरा कलर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद जब आप साइड में जाओगे तो हम फिर एक अलग कलर लेंगे, और नीचे का एक तल हमको दिख रहा है उसका फिर अलग कलर ले सकते हैं। तो अलग अलग कलर होने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको थोड़ा चीज़ें और क्लियर आती हैं समझ में। इसके बाद प्लान में जाएंगे तो हमारा प्लान के अंदर हमारा एक तल ये दिख रहा है, दूसरा तल हमारे को ये दिख रहा है, तीसरा तल हमको ये दिख रहा है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। ये दिख रहा है। और ये जो कलर है ये वाला जो तल है वो एक्चुअल में इस तल के पीछे चला जाएगा, तो चाहे तो यही कलर हम पीछे भी कर सकते हैं।
ठीक है। और एक ये तल हमको यहाँ पे दिख रहा है, वो इस कलर के, इस तल के पीछे जाएगा, तो हम चाहें तो इसको इसी कलर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी कलर होने की वजह से आप देख सकते हो कि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई। सही कह रहा हूँ? इसी को अगर अपन किताब में समझेंगे तो कैसे समझेंगे? इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, कैसे आगे, ठीक। अब हम अगर इस तल को यहाँ समझते हैं, इस चित्र को, तो देखो हम यहाँ से फ्रंट मान रहे हैं। अब मैंने या तो ABCD ले लो केवल, तो मैं दोनों ही, एक तरीका आपको कलर करके दिखा दिया ऐप के ऊपर। दूसरा तरीका क्या कर सकता हूँ मैं, कि मेरे को जो तल दिख रहे हैं उसमें मैं सबके नाम ABCD से रख देता हूँ। ABC, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, ये G हो गया, ये H हो गया, और ये पीछे I हो गया। एक तो तरीका ये हो सकता है। क्लियर है? अगर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि मेरे को फ्रंट में क्या क्या दिखेगा, तो आप F1, F2, F3 भी लिख सकते हो। तो मैं इनको मिटा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ कि ये मेरा F1 में दिखेगा। F1 का मतलब फ्रंट के अंदर पहला तल ये दिखेगा। अब ये जो तल है हमारा, वो एक तिरछी आकृति है। तिरछी आकृति में खासियत क्या होती है कि वो कम से कम 2 साइड से दिखता है, तो ये फ्रंट से भी दिखेगा। तो यहाँ पे F2 लिख दूँ मैं, और ये F3 हो जाएगा क्योंकि ये F2 के पीछे छिप जाएगा। क्लियर? तो फ्रंट के अंदर हमारे को 2 तल दिख रहे हैं और एक पीछे छिप रहा है। क्लियर? अब हम अगर साइड के पहले साइड के बारे में बात करें, तो ये मेरा S1 हो गया। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ABCD अलग चीज़ हो गई। S1 ये हो गया S2, और ये पीछे छुप गया S3। क्लियर? ये F1, S1 और P1 वही बच्चा कर सकता है जिसको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। शुरुआत में आप करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगी। अब तीसरा आ गया प्लान में। प्लान में हमारा ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये हमारा P3 हो गया। जगह कम है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर P3। अब मेरे को और बताओ कौन कौन से तल और दिखेंगे अगर तुम्हारे समझ में आई है। प्लान में B दिखेगा, तो इसको मैं P4 कर दूँ, इसको मैं P5 कर दूँ। और भी कोई तल दिखेगा क्या? सोच लो एक बार। ये तो कर दिया, हाँ। ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5। और बताओ, सोचो थोड़ा और, अपने दिमाग को खोलो। किसी के मन में कोई बात है तो बताओ। नहीं? अब आप समझो बात को कि जैसे तल इधर है ना, ऐसे ही तल उधर भी है। जैसा तल इधर है वैसा ही तल इधर भी है। तो यानी कि हमारे P5 ये हो गया, P6 इसको मान लो, और P7 जो हमको दिख नहीं रहे लेकिन बनाते समय पता चलेगा हमको। इसीलिए मैंने इस चित्र को बनाने वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा कठिन है ये, और इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि अभी जब मैं पहले आपको दिखाया था कि बच्चा क्या बना के लाया है, मैं जब ये चित्र बना लूँगा उसके बाद अपन कंपैरिजन करेंगे कि उसने क्या बनाया था बच्चे ने और मैंने क्या बनाया और क्या सही है। तो दोनों के अंदर आपको अंतर नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई। हमने जो तल हमको दिख रहे हैं, फ्रंट में दिख रहा है, उसको ABCD से भी कर दिया है, F1, F2 से भी कर दिया, दोनों तरीके, और तीसरा मैंने कलर से किया आपको। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो क्या है, 5वां कदम क्या है, नामांकित तलों को फ्रंट, प्लान और साइड व्यू के लिए बनाए गए आयत या वर्ग में आकृति और आकार को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरित करें। यानी वहाँ पे हम आकृति का भी ध्यान रखेंगे, क्या आकृति हमको दिख रही है, और उसका आकार यानी उसका साइज़ क्या है उसका भी ध्यान रखेंगे। और लास्ट जो हमारा छठा कदम होता है उसके अंदर हम डायमेंशन और आइसोमेट्रिक व्यू में दी गई सभी डायमेंशन को फ्रंट, प्लान, साइड व्यू में देंगे, और साथ में लास्ट में उसका फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे 6 स्टेप है। तो अब हम, चूँकि हमने यहाँ पे
3 स्टेप तक की तैयारी, 4 स्टेप की तैयारी करी। 5वें स्टेप में हम जो हमको तल दिख रहे हैं उनको स्थानांतरित करेंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो बच्चों को समझ में नहीं आया वो क्या बात है। किसी को बात समझ में आ रही है तो बताओगे मुझे। इसके अंदर एक छोटा सा वो है, क्या नाम से, टर्न है। क्या है अलग बात, क्या है कि यहाँ पर नीचे हमारा 75x75 का एक बेस बना हुआ है और ऊपर हमारा ये 45x45 का बेस बना हुआ है और ये तल हमारे तिरछे हैं। अगर ऐसी कोई आकृति आती है तो वहाँ हमको ध्यान रखना है कि ये 45x45 की जो आकृति है वो 75x75 के बीच में आएगी, बिल्कुल सेंटर से बनेगी, साइड से नहीं बनेगी। उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमको पहले सेंटर लाइन लेनी है। सेंटर लाइन लोगे तभी बनेगा। तो यहाँ पर हम फ्रंट के अंदर सेंटर लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो चूंकि ये हमारा 75x45 का हमारा आयत बना था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 75 का सेंटर लेंगे। 75 का सेंटर कितना हो गया, 37.5। तो 10, 20, 30, 35 और 36, 37 और ये 37.5। और इसी तरह हम 45 का भी आधा ले लेंगे, 22.5। तो 10, 20, 2, 22 और ये 5। और जैसे ही सेंटर लेंगे इनकी गाइडलाइन के तौर पे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन के तौर पे भी दोनों व्यू जो हमने बनाए हैं, उनके आयत बनाए हैं, उसके अंदर ले जाएंगे, आयत या वर्ग के अंदर। तो देखो ये हमारा 75 का आधा और ये सेंटर लाइन हमेशा एक बड़ा डैश एक छोटा डैश से बनती है। क्लियर। और ये थोड़ी मैंने गहरी बना दी है, इतनी गहरी होनी नहीं चाहिए थी। और यहाँ पर हम 45 की यहाँ ले जाएंगे और साथ में फिर हम जो हमारे साइड व्यू के लिए 75 है उसको भी आधा कर देंगे और उसकी गाइडलाइन को भी हम प्लान में ले जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47 और ये 7.5। साढ़े 37 आएगी, सॉरी, हाँ 37.5। तो बोलो ना, 1, 2, 30, 35 और 2, 37। अब इसको फिर से हम वर्टिकल सेंटर लाइन लेंगे और यहाँ 45 डिग्री की लाइन पर जहाँ पे ये मिलेगी वहाँ पर हम मिलते ही डॉट लगा देंगे। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि जब हम इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे डॉट काम आएगा। तो यहाँ हमारा ये डॉट है, यहाँ से हम इसको घुमा देंगे तो ये सारी तीनों तलों में हमारे सेंटर लाइन बन गई है, क्योंकि बिना उसके ये बनेगा नहीं। अब हम चित्र बनाने जाते हैं। तो हमारे को फ्रंट के अंदर पहले ए दिख रहा है या जिसको हम F1 कह रहे हैं। तो इसकी आकृति कैसी है? ये आकृति कैसी दिख रही है ये वाली, बताओ। सी नहीं दिख रही? सी जैसी, उल्टे सी जैसी नहीं दिख रही भाई? ये गोल की जगह वैसी तो है ये। तो उल्टे सी में क्या हुआ? ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है? 75 है। ये दूरी कितनी आएगी बताओ? ये 20 घटेगा ही, ये 20 घट गई यहाँ पे। ये दूरी 20 है, ये दूरी 20 है, ये 35 है और ये हाइट में 10 है और ये दूरी है 50। तो हम इसको इसी हिसाब से बना देते हैं। तो पहले अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा चित्र है उसके अंदर 35 जो बीच की दूरी है उसको सेंटर से 17.5 ले जाएंगे। यहाँ पे 35 ऐसे नहीं निकलेगी, डायरेक्ट बना दो, या तो 20 लेके जाओ, पहले 20 से ले लो, अपने आप ही आ जाएगी।
ये 10 और ये 20 और ये 10 और ये 20, तो बाकी दूरी हमारी ऑटोमेटिक 10, 20, 30 और 5 35 बच गई। और 35 में भी क्या है, एक तो तरीका ये हो गया 20 20 इधर से, अगर वो नहीं दी होती 20 तो क्या करते हम 35 का आधा इधर ले जाते सेंटर से और आधा इधर ले जाते, है ना। और यहाँ से 10 हाइट के ऊपर, 10 हाइट के ऊपर हमारी 50 की डिस्टेंस है ये वाली, तो देख सकते हो ये 10 हाइट के ऊपर 50 की डिस्टेंस है। अब 50 लेने के लिए क्या करेंगे, सेंटर से 25 इधर और 25 इधर। क्लियर हो गई बात। तो ये 10, ये 20 और ये 5 25, ये 10, ये 20 और ये 5 25। क्लियर है। और इन दोनों पॉइंट को हम पचास की दूरी आ गई, 10 ऊपर 50 की दूरी आ गई, और यहाँ से ये इस तरह से तिरछे मिलेंगे। बन गए। नीचे वाली लाइन ऑटोमेटिक हल्की रह गई, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं, ये है ही नहीं क्योंकि उस खांचे में नहीं बनेगी। इसके बाद अब आप ध्यान से समझो कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है 45, और ये वाला बिंदु इस 45 का मतलब 22.5 इधर 22.5 इधर, यानी कि ये वाला जो बिंदु है वो इस 22.5 से जाकर के मिल रहा है, दिख सीधा रहा है लेकिन ये है तिरछा, और ऐसे ही ये भी तिरछा हो जाएगा। तो वहाँ ऊपर 45 की सेंटर से 22.5 ऊपर वाली जो हमारी लाइन है आयत की, उससे 22.5, 1 2 20 और 2 22, कौन सी ट्रेड है भाई, जूनियर। ऊपर वाली जो हमारी 45 थी इसका आधा हमने 10 20 और 2 22 और 22.5 ले ली, और इसी तरह 10 20 और 2 22 और 22.5। ठीक है। अब आप देखोगे कि हमारी यहाँ पे हमको एक डिस्टेंस लगानी है 15 की हाइट पर। यहाँ पर जो ये बिंदु है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है, 15 पे दे रखा है, तो दोनों साइड 15-15 की दूरी पर बिंदु लगा लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पे ये 2 बिंदु लगा लिए 15-15 की हाइट पे, और ये हमने यहाँ पे 22.5 दूरी इधर 22.5 दूरी पे बिंदु लगा लिए, इनको हम तिरछा मिला देंगे। और इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कौन सी लाइन मेरे को लास्ट में गहरी करनी है। और ये 15 वाली जो डिस्टेंस थी, हाइट थी, उसको मैं मिलाना है हमको यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा तल हमको दिखाई दे रहा है। तो आप देख लें कि यहाँ पे हमको फ्रंट इस तरह से दिखाई दे रहा है। क्लियर। इसके बाद अगला जो बात ध्यान क्या रखनी है, मैंने पहले भी समझाया था कि ये जो हमने चित्र बनाया है इसके अंदर जहाँ भी 2 लाइनें आपस में मिल रही हैं वहाँ एक बिंदु बन रहा है। कैसे, जैसे ये 2 लाइन मिल रही हैं तो ये बिंदु हो गया,
जैसे ये 2 लाइन मिल रही है वो बिंदु हो गया। इन बिंदुओं को गिनना है हमें। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बिंदु मिल रहा है। इन 10 बिंदुओं की 10 तो हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन जाएंगी और 10 ही वर्टिकल गाइडलाइन। लेकिन अगर 2 बिंदु एक दूसरे के ऊपर हैं तो वो एक ही गाइडलाइन आएगी। तो देखो आप यहाँ पर जो 3 और 4 है इसकी अगर वर्टिकल गाइडलाइन ले जाऊँगा तो एक ही जाएगी, तो ये पहले से जा रही है तो दूसरी खींचनी नहीं है। अब यहाँ जाते हैं छठे बिंदु के ऊपर। तो देखो छठे की गाइडलाइन हम लेके जाएंगे। छठे की ले गए। इसके बाद ये दूसरे बिंदु की, इसके बाद पांचवें की, इसके बाद उसके बाद उसके बाद और 9-10 की ऑलरेडी गई है। यानी कि हमारी गाइडलाइन कितनी गई वर्टिकल? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और एक सेंटर लाइन। बिंदु थे हमारे 10, गाइडलाइन के हमारी 8। क्यों? क्योंकि ये 3 और 4 एक वर्टिकल लाइन पे थे और 9 और 10 एक पे, इसलिए दोनों की एक एक जाएगी, इसलिए कम हो गई। अब जैसे वर्टिकल गई वैसे ही हमारी हॉरिजॉन्टल भी जाएंगी। तो देखो आप हॉरिजॉन्टल में देखो ये 9 7 5 और 4 की एक ही हॉरिजॉन्टल जा रही है। ठीक है। इसके बाद देखो 8 और 6 की एक ही जाएगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसको साइड व्यू के लिए ले गया। इसी तरह 10 और 3 की, इसी तरह 2 और 1 की एक ही जा रही है। तो हमारी गाइडलाइन कितनी हो गई? 1 2 3 4 और एक सेंटर लाइन, ठीक है। क्योंकि हमारे 1 2 3 4 एक ही बिंदु पे हैं, 8 और 9 6 एक बिंदु पे हैं, 10 और 3 एक ही लाइन पे हैं, 1 और 2 एक ही लाइन पे हैं, इसलिए इनकी गाइडलाइन कम हो गई। अब इस गाइडलाइन के ले जाने का फ़ायदा ये होगा कि अगला जब चित्र बनाएंगे तो उसमें काफ़ी हमको हाइट या डिस्टेंस हमको पहले से मिल चुकी होगी। तो कैसे मिलेगी देखो। अब हम बनाते हैं इसका साइड व्यू। तो साइड व्यू में हम इधर आ गए। तो अब हमको कौन कौन से तल दिख रहे हैं? वैसे देखें तो G और F दिख रहा है ना। ऐसे देखें तो S1 और S2 दिख रहा है। क्लियर। अब S1 अगर देखें तो हमको सीधा एक आयत दिख रहा है जिसकी साइज़ क्या है? 75/15। तो देखो क्या मेरे को गाइडलाइन की सहायता से 75/15 मिल चुका है। तो देखो आप ये 15 की हाइट जा रही है और ये 15 की गाइडलाइन जा रही है और ये डिस्टेंस हमारी ऑलरेडी 75 है। तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ इस गाइडलाइन को थोड़ा सा गहरा कर दूँगा। और ये मेरी 15 की हाइट थी, तो यहाँ से मैं गहरा कर दूँगा और इसको मैं यहाँ गहरा कर दूँगा, इधर इसको गहरा कर दूँगा। तो देखो जो गाइडलाइन मेरे पास आई थी उन्हीं को मैंने दोबारा से लाइन को गहरा कर दिया। मेरे को एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद अगला जो हमारा तल है उसके अंदर ये तल हमको S2 दिख रहा है, जिसके अंदर ये खांचा है। अब खांचे की जो डिस्टेंस है वो ये 15 है, तो ये हमको सेंटर से लेनी पड़ेगी 7.5 और इसकी गहराई भी कितनी है? 15 है। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि हम 15 की ले तो लेंगे, लेकिन ये तिरछा तल होने की वजह से हमको एग्जैक्ट 15 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन लेके देखते हैं क्या होता है। तो देखो हमारे पास ऑलरेडी ये सेंटर लाइन है। यहाँ से हम कितनी छोड़ दें? 7.5। लगभग ये आ गया है। मेरे आंखों के सामने वो आ रहा है, कैमरा इसलिए नहीं बैठ रहा। और 15 की गहराई ले लें ऊपर से।
ठीक है। इसके साथ में हमारी जो ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली कितनी है यहाँ से यहाँ 45, तो वही सेंटर से 22.5 तो ये हम ले लेंगे इधर 10, 20 और तो 22, 22.5 और इधर भी 10, 20 और 2 और जैसी आकृति यहाँ बनी है, ये बिंदु से यहाँ मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी 22.5 वाला जो बिंदु है उसको हम 15 की हाइट वाले बिंदु से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे भी इसको इसके बाद ये हमारा खांचा जो था 15 नीचे था, तो एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन इस तरह से लेकर के और वर्टिकल इसको नीचे उतार देंगे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको गहरा कर देता हूँ जो मेरे को चाहिए। अब जैसे ही मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो इसके 2 बिंदु आ गए। अच्छा, यहाँ पे भी फिर से बिंदु लेते हैं अपन। बिंदु में देखो आप, अच्छा पहले बिंदु लेने से पहले एक चीज़ और समझा दूं मैं आपको, ये गाइडलाइन ऐसी रह गई जिसमें कोई काम नहीं हुआ ना। अब ये यहाँ कुछ ना कुछ तो काम होना, हर गाइडलाइन पे कोई ना कोई काम होगा। तो ये जो गाइडलाइन है वो किसकी है, इस खांचे की है। अब जब अपन इस चित्र को इधर से देखेंगे तो ये खांचा दिखेगा, ये खांचा इधर से दिखेगा क्या साइड से, नहीं दिखेगा। तो क्या होगा, जो चीज़ होती है और दिखती नहीं है वो क्या होता है ड्राइंग में, डॉटेड लाइन बनती है। यानी कि हमारे इस खांचे की जो गाइडलाइन गई है वो क्या कह रही है कि मेरे को आप डॉटेड बना दो यहाँ पे। तो ये हमारी यहाँ पे इस तरह से डॉटेड बन जाएगी, बन गई। अब हमारे पे फिर से जैसे हमने यहाँ पे बिंदु लिखे थे इसी तरह यहाँ पे भी बिंदु लिखेंगे तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और कोई है, 10 हो गए। 10 का मतलब क्या हो गया कि 10 हमारी हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन और 10 ही हमारी वर्टिकल गाइडलाइन होनी चाहिए। तो देखो 1, 2, 3 और 4 की तो ऑलरेडी जा रही है, ज़रूरत नहीं है। 5 और 6 की नहीं जा रही, इसका मतलब पहले हम 5 और 6 की गाइडलाइन फ्रंट के लिए ले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल ले गए। इसके बाद 7 और 8 की पहले से जा रही है। ये बिंदु और रह गए, देखो 11 और 12, ठीक, इनकी ऑलरेडी जा रही है। 9 और 10 की भी ऑलरेडी जा रही है। ये हॉरिजॉन्टल तो अधिकतर जा रही है, लेकिन वर्टिकल इसमें हमको लेनी पड़ेगी। तो वो कहाँ जाएंगी, वर्टिकल गाइडलाइन हमारी जाएगी इस 45 डिग्री के लाइन पर। तो देखो 7, 11 और 9 की ऑलरेडी जा रही है, 8, 12 और 10 की ऑलरेडी जा रही है, सेंटर लाइन हमारी ऑलरेडी जा रही है। अब जानी किस किस की है, पहले बिंदु की। तो हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे पहले वर्टिकल, और जहाँ 45 डिग्री पे लाइन आ रही है वहाँ पे आकर के इसको डॉट लगा के छोड़ देंगे। इसी तरह 2 और 5 की जाएगी, इसी तरह 3 और 6 की जाएगी, इसी तरह हमारी ये 4 की जाएगी, और 8, 12 और 10 की तो ऑलरेडी जा रही है, ठीक है। अब इन बिंदुओं पे आ गए ना, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको लिख दूँ 1, इसको लिख दूँ 2 और 5, इसको लिख दूँ 3 और 6, इसको लिख दूँ 4, और इसको लिख दूँ 8, 12 और 10, और इस बिंदु को लिख दूँ 9, 11 और 7। तो हमारे टोटल कितने थे, 12 बिंदु। अब देख लो 12 हैं क्या, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सही हो गया, एकदम मैच कर रहा है। 12 बिंदु थे, 12 की 12 वर्टिकल की बिंदु की हमारी लाइन आ चुकी है। अब जैसे ही इस बिंदु पे हम आएंगे, इस लाइन पे आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजेंटल, ये जो हमारा प्लान के लिए वर्क बना हुआ था इस पर ले जाएंगे। तो देखो 8 12 10 की तो ऑलरेडी जा रही है, 4 की पहले 4 की जाएगी, उसके बाद 3 और 6 की जाएगी, उसके बाद 2 और 5 की जाएगी, उसके बाद 1 की जाएगी, और 9 11 और 7 की ऑलरेडी गई है। क्लियर। तो हमारे पास एक ये वर्क के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गाइडलाइन आ गई, हल्की हल्की। और अब आप देखोगे कि हमारा लगभग जो प्लान है वो इन गाइडलाइनों पे ही बनेगा, एक्स्ट्रा शायद कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्लान बनाने जा रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे को क्या क्या दिखेगा। तो प्लान में सबसे पहले हमारा P1 दिख रहा है, इसका साइज़ क्या हो गया 45 बाई 15। ये भी हमारा 45 बाई 15 हो गया। ये साइज़ जो है वो हमारी तिरछी होने की वजह से थोड़ी ज़्यादा आएगी, चौड़ाई हमारी कितनी है 15 ही है। उसके बाद एक तल ये तिरछा वाला दिखेगा ऐसा कुछ C, ये हमको पूरी आकृति दिखेगी जिसको हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। ऐसे ही इधर भी समलंब चतुर्भुज दिखेगा और ऐसे ही यहाँ पे इधर C दिखेगा। ठीक है। तो बनाते हैं यहाँ पे, पहले हम 15 बाई 45 का आयत बनाते हैं। तो यहाँ देखो ये जो 3 वाला बिंदु है वो यहाँ आ रहा है, का मतलब 2 को नीचे लाएं तो ये हमारा 3 वाली लाइन आ रही है यहाँ, यहाँ, और ये 4 को जब इधर घुमा के लाते हैं इस 3 को जब घुमा के यहाँ लाए और यहाँ से इधर लेके आए और 2 को नीचे लेके आए, तो ये आ गया बिंदु हमारा यहाँ। इसी तरह 4 को जब लेके आएंगे तो ये बिंदु आएगा हमारा यहाँ, यानी कि हमारे ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 15 है। तो देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, 14.5 आ रही है, थोड़ा कहीं एंगल में फ़र्क पड़ गया इसलिए हो गया ये। इसी तरह इस बिंदु को जब लेके आएंगे 1 को, तो ये हमारी आ रही है बिंदु यहाँ, और इसको जब लेके आएंगे हम यहाँ और यहाँ, चार को लेके आएंगे तो देखो यहाँ आया, यहाँ से ये इधर आ गया, 2 इधर आ गया, और ये इधर आएगा और यहाँ ये। तो ये एक आयत हमारे को यहाँ पे 15 बाई 45 का इस तरह से दिखेगा, और दूसरा आयत हमको यहाँ पे ठीक है, ये बीच का बच गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हमारा ये जो खांचा 15 अंदर आया था, इसको जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये यहाँ आ रहा है, देखो तिरछी लाइन पे, और इधर ये यहाँ आ रहा है। तो ये अभी इसकी गाइडलाइन आनी बाकी है नीचे, तो इसकी गाइडलाइन लाएंगे पहले हम। इस बिंदु की गाइडलाइन नीचे लेके आएंगे, और इसी तरह यहाँ पर इस बिंदु की गाइडलाइन नीचे आएगी। और इसकी जो खांचे की आ रही है यहाँ से, ये इधर आकर के और यहाँ मिलेगी है, और 6 की आएगी ये यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये बिंदु हो गया हमारा 10 के बाद 11 और 12। तो यहाँ 11 से मैच करेगी, यहाँ 5 से मिलेगी,
इसी तरह 11 से मिलेगी और 6 से मिलेगी, तो ये बिंदु आ गए हमारे 2। तो हमारा ये जो खांचा है ना वो यहाँ तक जाएगा, और जब इधर की तरफ देखेंगे तो ये 12 से जब नीचे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा। अब आप यहाँ बस सिर्फ एक बात क्या ध्यान रखनी है, और कि ये हमारे ऊपर के जो 4 बिंदु हैं और नीचे के जो 4 बिंदु हैं, यानी कि ये बिंदु इससे तिरछा मिल जाएगा, ये बिंदु इससे तिरछा मिल जाएगा, ये वाला इससे तिरछा मिल जाएगा और ये वाला नीचे तिरछा। तो ये हमारे 4 बिंदु हमको पकड़ने 45 वाले 4, 1 2 3 और 4, और 60 वाले 60 या 75 वाले 4। तो देखो ये आपका ऐसे मिल गया। और ये लाइन हमारी हो गई गहरी, दूसरी गहरी, तीसरी गहरी और चौथी। अब एक रह गया, एक चीज़ रह गई, बताओ क्या रह गई? कौन बताएगा? ये बात समझ आ गई? ये वाली, ये हमारा जो खांचा अंदर था, इसको दोबारा समझ लो, इसमें बहुत सारे गलती करोगे आप लोग। ये खाना नीचे 15 उतरा, लेकिन ये तल हमारा तिरछा है, तो ये जो हमारा खांचा था ना 45 का, उससे ज़्यादा हमारी ये इसकी चौड़ाई बाहर निकलेगी। और ये बिंदु हमारे को कहाँ से पकड़ में आएगा? जब हम इसकी गाइडलाइन यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से जब नीचे उतारेंगे तब पकड़ में आएगा ये बिंदु। आगे समझ? ऐसे ही इसको जब आगे ले जाएंगे यहाँ पे, तो जब नीचे लेके आएंगे तब यहाँ पकड़ में आएगा। तो ये जो हमारे 15 बाई 45 के जो आयत दिखे थे हमको 1 और 2, इससे बड़ा वाला आयत हो गई। एक बात तो ये। अब एक चीज़ रह गई, अगर आप, अब मैं यहाँ एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो कि क्या मेरी सारी गाइडलाइन पे काम हो चुका है या किसी पे रह गया है। तो देखो इस वाली गाइडलाइन पे तो ये हो ही गए, इस वाली गाइडलाइन पे ये वाला काम हो गया, इसके बाद ये वाली गाइडलाइन काम नहीं आ रही अभी, है ना, खाली पड़ी है। इस वाली पे ये काम हो गया, इस वाली पे नहीं हुआ, इसी तरह इस वाली पे नहीं हुआ, इस तरह इस पे ये काम हो गया, इस वाली पे नहीं हुआ, इस वाली पे काम हो गया और इस वाली पे काम हो गया। ठीक है, इधर देखो, इधर से इधर जो गए उसमें हर गाइडलाइन पे काम हुआ कि नहीं? इस वाली गाइडलाइन पे हो गया, इस वाली गाइडलाइन पे ये हो गया, इस वाली गाइडलाइन पे ये हो गया, सेंटर लाइन हो गई, ये इस गाइडलाइन पे ये हो गया, है ना, इस गाइडलाइन पे हमारा ये हो गया, इस वाली गाइडलाइन पे ये काम हो गया। यानी कि वर्टिकल गाइडलाइन जो हमारी है, कौन कौन सी? 1 2 3 और 4 पे काम नहीं हुआ और होना है। फंडा क्लियर? साफ पता चल रहा है कि गाइडलाइन हमारी रह गई है जिस पे काम होना बाकी है। अब होगा क्या? समझो बात को, क्या होगा बताओ? समझो क्या क्या हो सकता है। हम प्लान में जो ऊपर से देखेंगे तो हमारा ये खांचा दिखेगा क्या? ये वाला, जब हम प्लान में यहाँ ऊपर से देखेंगे तो ये वाला खांचा दिखेगा क्या? ये नहीं। और इसके पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 और 4 गाइडलाइन गई हैं, उस पर काम नहीं हुआ। और ऊपर से देखने पर ये नहीं दिख रहे, इसलिए क्या आएगा? डॉटेड। ठीक है, अब जब हम इधर से देख रहे हैं तो ये प्लान हमारा हो गया खड़ा। तो हमारी गाइडलाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल जिस पे काम नहीं हुआ? वर्टिकल। देख लो ये वर्टिकल गाइडलाइन है हमारी, 1 2 3 और 4 पे काम नहीं हुआ और ये वर्टिकल है, इससे सिद्ध हो रहा है। अब होगा क्या इसमें? गाइडलाइन। तो देखो 8 वाले बिंदु की गाइडलाइन हमारी यहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि हमारा खांचा जो है ऊपर से नीचे तक आएगा।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और ये हमारा इस बिंदु पे काम होगा। इसी तरह हमारा फिर इस बिंदु पे काम होगा। और इस वाले बिंदु पे काम, सॉरी, तो अब ये चित्र हो गया हमारा फाइनल। अब इसमें काम रह गए दो, एक तो है डायमेंशन और एक है सिंबल। तो वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है। मैं यहाँ पे ना तो डायमेंशन दूंगा ना मैं आपको सिंबल बना के दूंगा, क्योंकि डायमेंशन हमको कौन सी देनी है ये समझ लो पहले, कि जो आपको आइसोमेट्रिक व्यू में डायमेंशन दे रखी है, इन्हीं डायमेंशन को हमको ऑर्थोग्राफिक में दे देनी है। कोई फ्रंट में आ जाएगी, कोई प्लान में आ जाएगी, कोई साइड में आ जाएगी, उसको रिपीट नहीं करना आपको। अगर मैं डायमेंशन दूंगा तो टाइम 1 घंटा 2 मिनट का हो चुका है, और 10 मिनट है ना दे ही देता हूँ। लेकिन एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये जो मेरा स्टूडेंट बना के लाया था वो ये चित्र है, और ये एक्चुअल में ऐसा बनना चाहिए। तो डिफरेंस आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने 45 को एक साइड मान लिया, यहाँ भी 45 को एक साइड मान लिया, और यहाँ भी 45 को एक साइड मान लिया, जबकि वो है कित में, ये 45 वाला है सेंटर में, और बाकी ये चारों तिरछे तल हमको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती आप जनरली कर देते हैं। अब बात रही डायमेंशन की, तो यहाँ पर आप दे दो। अच्छा, कोई भी डायमेंशन हमको रिपीट नहीं करनी है, तो यहाँ लाओ, ये 75 हो गई। ठीक है, अगर आपके पास डिस्टेंस बाहर देने के लिए है तो यहाँ अंदर भी दे सकते हो आप। ये दूरी कितनी है, 50। लेकिन उसी कंडीशन में दोगे जबकि कहीं हमारे पास गुंजाइश नहीं हो। तो ये 50 वाली एक जो डायमेंशन है ये हमको शायद अंदर देनी ही पड़ेगी। ये हाइट हमारी कितनी है, ये 10, हाइट हमारी 10 है। टोटल हाइट हमारी यहाँ पे, तो देखो ऑलरेडी लाइनें खिंची में लिखती हैं, सिर्फ हम लोग को ये रोलर ड्रा से बड़े आसानी से फटाफट हो जाता है काम। और यहाँ पर जो हमारी वर्टिकल डायमेंशन है वो उसको ऐसे दिया जाता है यहाँ। ठीक है, और ये डिस्टेंस है हमारी, पैंतालीस। और कौन सी देनी है, 35। ये 35 देनी है यहाँ पे। हाइट 10 आ गई, 35 आ गई, 20 की आप चाहो तो यहाँ पे 20 दे सकते हैं। नहीं, ऊपर तो दूर हो जाएगी ना, फिर वो कन्फ्यूज़न होता है उसमें। दूर दोगे तो वो उसमें ढूंढना पड़ेगा कि किसकी है ये। तो यहाँ पर पास की पास हो गई है 20, हालांकि घिचपिच हो गई, इसलिए मैंने ये डिस्टेंस 15 की छुड़वाई है कि बीच में देनी पड़े तो आपके पास डिस्टेंस होनी चाहिए। और 15 की रह गई है ये वाली, तो देखो यहाँ दे सकते हैं अपन, ये 15, तो यहाँ एक साथ आ जाएंगे।
और क्या रहेगा डायमेंशन? 45। कौन सी? ये इसको यहाँ दे दो, क्योंकि जो दो डायमेंशन एक दूसरे पे ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ ले लो आप इसको। एक इसकी गहराई रह गई, तो इसको आप यहाँ बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये हो ही गया। सिंबल के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो सिंबल कितने का बनाना था हमको, ध्यान है कुछ? पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, उसके बाद एक बिंदु लो और 20 की वर्टिकल लाइन ले लो। 20 यानी 10 ऊपर 10 नीचे, और यहाँ से क्योंकि फर्स्ट एंगल है तो जो छोटी लाइन होगी उसके विपरीत दिशा में गोले बनेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस ले लो आप 40 और 10 का डिस्टेंस छोड़ दो और 20 का यहाँ पे फिर से वो ले लो। तो ये हमारी 20 की आ गई और यहाँ पर आ जाएगी 40 की। 40 की मतलब 20 ऊपर और 20 नीचे। और फिर हमारी ये 10 छोड़ के 20 पर सेंटर लाइन, वर्टिकल सेंटर लाइन प्रकार देना। तो यहाँ पर हमारा ये एक तो 10 रेडियस का गोला बन जाएगा। तो ये हमारा R10 का गोला बन गया और दूसरा बनेगा R20 का। तो यहाँ पर कम ज़्यादा क्यों आ रहा है ये है हमारा डाया होगा R40 का, ये होगा डाया 20 का, ये हमारी भुजा होगी 40, ये भुजा होगी हमारी 20 और ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, अब इसमें मेन बात क्या है, इसका सिंबल कैसे याद करना फर्स्ट एंगल का, कि क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है, फर्स्ट एंगल का सिद्धांत क्या है, विपरीत। विपरीत है ना, छोटी लाइन के विपरीत दिशा में गोले बनने चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, छोटी लाइन के विपरीत दिशा में। अगर छोटी लाइन की तरफ हो गए तो वो क्या हो जाएगा, तो गोले अगर यहाँ बना दोगे तो वो थर्ड एंगल हो जाएगा, इसके विपरीत बना दोगे तो फर्स्ट एंगल। तो आपने यहाँ देख लिया, ये फ्रंट बन गया हमारा, ये प्लान बन गया और ये साइड व्यू बन गया और ये हमारे स्टूडेंट का था। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। डायमेंशन मैंने दे दिए हैं, यहाँ फ्रंट और लेफ्ट हैंड साइड व्यू अब सावधानी पूर्वक यहाँ लिखें आप। शॉर्ट में लिख सकते हो, यहाँ फ्रंट लिखो, और नीचे इसके अंदर आप प्लान लिखो। अगर राइटिंग ठीक नहीं है तो 2 लाइन खींचो, उसके बीच में लिखो। तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा कठिन जो चित्र था उसको हमने किस तरह से बनाया। तो इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि अगर तिरछा तल आता है तो उसके अंदर क्या क्या ध्यान है रखनी चाहिए, किस तरह से गाइडलाइन का उपयोग करना है।
किस तरह से लाइन को गहरा, किसको गहरा करना है, ये भी इसमें यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, चित्र समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप अपने ITI के, डिप्लोमा के और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट कर रहे हैं बीटेक, उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो आगे मैं और भी इस तरह के वीडियो लेके आऊँगा जो आपको बहुत अच्छा ज्ञान देंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।